हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन द गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फंक्शन का। हमारे पास f ऑफ x है x प्लस साइन 2x, डेरिवेटिव करो बच्चा। तो डेरिवेटिव हमारे पास करके क्या आएगा, 1 प्लस 2 cos 2x, ये आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें। तो 1 प्लस 2 cos 2x को जब मैंने इक्वल्स टू 0 किया तो मेरे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 कहाँ कहाँ पे होता है बच्चे, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है? -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ cos π/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ cos π/3। और इसको मैं क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली लिखूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, cos π माइनस π/3 लिख लूँ, दैट इज cos ऑफ 2π/3। किसी को परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से ये जो मेरे पास 2x की वैल्यू निकली है वो निकल गई है 2π/3। क्या ये पूरे तरीके से ठीक है? पूरे तरीके से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो cos की वैल्यू नेगेटिव आती है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ जाती है। ये हमने जो वैल्यू निकाली है सिर्फ एक वैल्यू निकाली है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ निकल सकते हैं 0 से 2π के बीच में, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं या तो, है ना। तो हम इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास होता क्या है, कहाँ कहाँ पे ये वैल्यूज़ निकल सकती हैं, उसके लिए याद करो ज़रा। हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता था फॉर्मूला, ये याद आया, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस वाला। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम। तो जब मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया, निकालो बच्चे साथ के साथ, इसमें वैल्यूज़ निकल गई हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। हाँ जी, क्लियर है ये। और n जो है वो बिलोंग कर रहा है z को, डन, n बिलोंग्स टू z, जस्टिफाइड है यहाँ तक। अब x की वैल्यू क्या निकल गई, n पाई प्लस, नहीं बेटा 2π/3, π/3 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि π/3 हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है। cos x इज इक्वल टू cos y होना चाहिए, cos x इज इक्वल टू माइनस cos y नहीं है जो हम वैल्यू डाल सकें, ठीक है ना। तो इसलिए हम हमेशा कौन सी वैल्यू डालते हैं जो एग्जैक्टली उस कंडीशन को जस्टिफाई कर रही होती है। तो cos x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3 ने जस्टिफाई किया, इसलिए y की जगह 2π/3 डाला। अब यहाँ पे जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना निकल गया, प्लस माइनस π/3। किसी को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद एक बार n की वैल्यू 0 डाल दो, एक बार n की वैल्यू 1 डाल दो, एक बार n की वैल्यू 2 डाल दो, ऐसे करके करते होते हैं ना 0 से 2π के लिए, और अपनी सारी वैल्यूज़ निकालते रहते हैं। तो देखो एक बार n की वैल्यू 0 डालोगे तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 पर, फिर क्या आ गई 2π/3 पर, ये हमने निकाल ही लिया ये। तो उसके बाद क्या आएगी, पाए 2π। अब उसके बाद क्या डालें, नेक्स्ट वैल्यू देखना ज़रा, प्लस माइनस करके किस पे आ रही है, 4π/3, और उसके बाद लास्ट क्या आ रही है, 5π/3। सीधा ही दिख रहा है ये, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, ये सारे हमारे पास किसको बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 2π के बीच में आ रही हैं वैल्यूज़, डन। अब ये हमारे सारे इंटरवल ब्रेक हो जाएंगे। तो क्लियर है ये सारी, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गई हैं। अब हम एक काम करते हैं, सबकी वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं। f ऑफ π/3 डालो, अगर मैं एक बारी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ डाल के देखते हैं, इंक्लूडेड है स्क्वायर ब्रैकेट्स, नहीं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वैल्यूज़ इन इंटरवल के बीच में लाई कर रही हैं। 0 भी डाल लो, 2π, हाँ इंक्लूडिंग देम होता है, इसका मतलब होता है कि इंक्लूडिंग देम है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, तो वैल्यू है इनकी। तो या तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखना शुरू कर दो ना, फिर अगर ऐसे ही है तुम्हें लग रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 और 2π। अब ठीक है, अब वो पूरे इंटरवल के क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ लिख दिया मैंने, किसी को परेशानी? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, f ऑफ x में f ऑफ 0 डालो, 0 डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस साइन 0, दैट इज 0, वैल्यू आ गई। साइन, उसके बाद f ऑफ π/3 सब्स्टिट्यूट करके देखो बच्चे, x की जगह पे π/3 प्लस साइन ऑफ 2π/3, किसी को परेशानी?
साइन ऑफ 2π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चे हमारे पास? π/3 तो एज इट इज़ है ना। साइन ऑफ 2π/3 का मतलब क्या हुआ? पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 का मतलब हमारे पास क्या हो गया? साइन 60 के बराबर। साइन 60 मतलब √3/2। कोई परेशानी? फिर आगे वाला डालो 2π/3। ऐसे कर करके सबकी वैल्यू डालो बच्चे, निकालते रहो। इसमें क्या आएगा हमारे पास? 2π/3 प्लस साइन ऑफ 4π/3 बन गया। इसकी वैल्यू निकालोगे, 4π/3 को भी लिखोगे तो क्या आएगा? 4π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड में। 2π देखो 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 से बड़ा हो गया ना, तो 180 से बड़ा फिर साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव -60। तो आया 2π/3 -√3/2। डन है। एफ ऑफ 4π/3 डालो। अब 4π/3 सब्सटीट्यूट करके देखो बच्चे। 4π/3 प्लस साइन 8π/3 ऐसा निकल गया। 8π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ज़रा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देख लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 8π/3 को खुद देखो। 8 × 180/3 करोगे ना, तो 3 1 ज़र 3 6 ज़र है ना, कितना आ रहा है? 480। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 360 के अंदर घूम के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फिर से साइन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो हमारे पास इसको क्या लिखेंगे? 4π/3 जितना भी आएगा, पता बच्चा 60 डिग्री के उसमें ही घूमेगा, लूप में 60 डिग्री के ही लूप में घूमेगा। तो एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, ऐसा चल रहा है। तो ये हमारे पास आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर प्लस √3/2 और फिर आ रहा है 5π/2 डालो। 5π/2 डालेंगे तो 4π/3 प्लस साइन 5π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चे 4π/3? हाँ यहाँ पे सॉरी 10 आएगा, ट्वाइस ऑफ था। तो ये हमारे पास आ गया 10π/3। अब 10π/3 की वैल्यू क्या डल रही है बच्चे? 5π/3 और यहाँ भी 5 है, गलती से लिख दिया। तो 5π/3 और यहाँ क्या बन गया बच्चा? साइन 10π/3 की वैल्यू कितनी निकल रही है? 300 कौन से क्वाड्रेंट में? हाँ 600 है। तो 600 घूम के कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में लाई कर रहे हैं। घूम के देखो किस में लाई कर रहे हैं, थर्ड में या फोर्थ में? ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब -√3/2। डन है। अब क्या डालो? एफ ऑफ 2π। 2π डाला तो हमारे पास क्या आया? 2π प्लस साइन ऑफ 4π। साइन ऑफ 4π क्या होता है? 0। तो हमारे पास सीधा आंसर आ गया 2π। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 2π। इसके अंदर से अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ज़रा ध्यान से देखो। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? पूरे में अगर जो ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसमें आई है 2π। मिनिमम वैल्यू कब आई थी? जब वो 0 आई थी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें, है ना। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे? हाँ जी बताओ। हाँ डायरेक्ट वैल्यू अगर जो 0 और 2π डालोगे तो बीच के क्रिटिकल पॉइंट को जज कैसे करोगे? हो सकता है किसी और पॉइंट पर भी मैक्सिमम या मिनिमम होती, तो हमें चेक करना ज़रूरी था। फ्रॉम दिस अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट फंक्शन fx have maximum value कब है बच्चे? वैल्यू at x is equal to 2π and minimum at x is equal to 0। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। ये NCERT 15 क्वेश्चन है। Find 2 positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x² y5 is maximum। तो देखो जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, ये हमारा फंक्शन बन गया और 2 नंबर्स का सम हमें गिवन है 35। ऐसा ही है। देखो बच्चे इसमें क्या करना है, 2 रिलेशंस गिवन है। तो पहला जो रिलेशन है उसको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? 2 नंबर्स हमारे पास आ गए, एक x एक 35 - x। बिल्कुल ठीक है, बचपन से किया हुआ ये वाला। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जैसे x और 35 - x, मतलब एक जो y था उसको मैं 35 - x लिख देता हूँ ना। 2 नंबर्स इन्होंने, क्योंकि खुद x एंड y दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये नंबर्स आ गए। अब इन्होंने बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इज x² एंड x रेज़ टू द पावर 5। तो इसको क्या लिखूँ? फंक्शन जो हमारे पास बन गया, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम x² × y की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर इंटू 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 5। डन है। अब इस एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लो। जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फटाफट करो बच्चे साथ साथ में। 2x इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 5, इसमें क्या करते हैं, अब एक्स स्क्वेयर को रखेंगे और इसका आएगा 5, 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 इंटू -1। किसी को इसमें परेशानी बचा? अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, और इसके साथ बच गया 2x इंटू 35 माइनस एक्स प्लस की जगह माइनस आ जाएगा -5x स्क्वेयर। डन है ये। तो ये हमारे पास आ गया 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4, और इसके अंदर आ गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना ज़रा, कितना आ गया, 70x माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर। डन। अब हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है। सब कुछ ठीक चल रहा है ये। इन्होंने मतलब मेरे पास जो खुला हुआ है, इन्होंने पता नहीं ऊट पटांग करा हुआ, कुछ पता नहीं क्या करा हुआ, छोड़ो। हाँ ठीक है। तो और सॉल्व करना है इसे। हाँ ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, 35 माइनस एक्स, और कुछ सॉल्व करना है, इसके अंदर कुछ कॉमन आ सकता है, एक्स आ सकता है बच्चा कॉमन। 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4, एक्स कॉमन लिया तो ये कितना बन गया हमारे पास, 70 माइनस 7x, ऐसा आ गया ना, 7x। वो दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे ही। तो सॉल्व करके अब इसको हम क्या करें, इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो हमारे पास आएगा, जब मैं f डैश x को इक्वल्स टू 0 इक्वेट करूँगा, हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा x इज़ इक्वल टू 0, एक मिलेगा 7x इज़ इक्वल टू 70, और वी कैन से x इज़ इक्वल टू 10, और एक क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 35। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव करके उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। करो बच्चों, अब डबल डेरिवेटिव करो। f डबल डैश एक्स निकालते हैं, कहाँ से करें, इस वाले पॉइंट से कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ। डबल डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट से ना कर दें, इन्होंने बोला है एक्स वाई एस मैक्सिमम, तो ये भी तो देखना होता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही तो निकालना है, तभी तो हमें दो वैल्यूज़ निकलेंगी, है ना। हमें कैसे पता चलेगा वरने कि x की वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लेते हैं, उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिस पॉइंट पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वही हमारी x की वैल्यूज़ होंगी। तो एक बार काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। करो एक बार डबल डेरिवेटिव बेटा, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 इंटू 70x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। तो अब इसका डबल, इसका टेस्ट वो कर दो अपना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कराओ। 70x माइनस 7x स्क्वायर को रखा, और इसका क्या आएगा, 435 माइनस 4 इंटू 35 माइनस एक्स होल रेज टू दी पावर 3 इंटू -1। डन। प्लस 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 को रखा, इसका डेरिवेटिव हुआ तो 70 माइनस 14x। बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, 35 माइनस एक्स की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं बच्चा। तो अंदर बच गया हमारे पास -4 इंटू -1 -4, -4 टाइम्स 70x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स टाइम्स 70 माइनस 14x। डन है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चा, सॉल्व करो। पता चला क्या किया है हमने ना, पूरे में से 7 कॉमन लिया तो अंदर बचा -40 प्लस 4x स्क्वायर, 40x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 350 माइनस, है ना, 14 की जगह 2x आ गया, तो बेटा 7 की जगह 10 आ गया ना बाहर, तो 350
नहीं 35 में से नहीं, इस ब्रैकेट में से इनमें से आया, 35 में से अलग कैसे निकलेगा? इसको सॉल्व करेंगे, 350 माइनस 70x माइनस 10x प्लस 7x स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। सॉल्व करो इसे, 7 टाइम्स 35 माइनस x का होल क्यूब, पूरा सॉल्व करेंगे बच्चा आ रहा है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 350, ऐसा बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव के जो भी वैल्यूज़ आ गए कुछ इस टाइप से आ गया। अब हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट से बचा। क्रिटिकल पॉइंट में एक बार f ऑफ 0 डाल के देख लेते हैं। जब मैं इसके अंदर f ऑफ 0 डालूं, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट है, 35 है ना, 35 है, 10 है और 0 है, तो तीनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके देखो। अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो हमारे पास देखो ज़रा आंसर क्या निकल रहा है। अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो 7 इन टाइम्स 35 का होल क्यूब है ना, ये सारा दिख ही रहा है। अगर मैं 0 डाल देता हूँ प्लस 350, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए इस हिसाब से। अगर मैं f ऑफ 10 डाल दूँ तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 6x स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज 100, 100 नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है ना। तो इस पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आया, और ये हमारे पास आया है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये वाला जो पॉइंट था ये तो नेगेटिव, और अगर मैं f ऑफ 120 तो हमारे पास 35 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चा, देखो 35 डालेंगे तो 35 में पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, वैसे तो 0 ही आ रही है, 35 माइनस 35 करके सीधा ही 0 आ रही है, तो सारी ही वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है ना। तो इस पे तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाला पॉइंट आ गया। तो हमारे पास सीधा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो y कितना निकलेगा हमारा, 35 माइनस 10 दैट इज 25। तो दो नंबर्स आ गए हमारे पास, इससे हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल के आते। एक तो ये मेथड था ही हमारा जिससे जो डायरेक्ट डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किया। इसके अलावा हम एक और मेथड यहाँ लगा सकते थे। इसमें ना देखो ज़रा, हम ना क्वेश्चन को जज करेंगे सिर्फ। हमारे पास x की वैल्यू बचा 0, x की वैल्यू हमारे पास 10 और x की वैल्यू 35 आई थी। अब मेरे को इसको पूरे तरीके से आंसर निकालने के लिए इसमें से कोई एक वैल्यू जज करने के लिए डबल डेरिवेटिव करके वैल्यू डालनी पड़ी। इसमें मेरे पास गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन थी x स्क्वायर वाई रेज टू दी पावर 5। अब अगर x 0 है, अगर x 0 है तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर x 35 है, x 35 में हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, x स्क्वायर, y को क्या लिखा था 35 माइनस x की पावर 5, तो ये फिर 0 आ गया, आया कि नहीं। तो दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए 0 आ रहा है, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाली पॉइंट वाली सिचुएशन जैसा कुछ आ गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 10 सब्सटीट्यूट करता हूँ इसी कंडीशन में, अगर मैं इसके अंदर मैं 10 सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर और 35 माइनस 10 की पावर 5, ऐसा कुछ निकलेगा। और ये जो वैल्यू निकल रही है मुझे साफ दिख रहा है कि ये तो ग्रेटर देन 0 आने यानी बड़ी वैल्यू आ रही है 0 से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट जज कर सकते हैं बिना डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करे, दैट x इज इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक सेकेंड बेटा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, समझ में आई। तो दो नंबर हमारे पास सीधा 10 और 25 आएंगे। एक तो मेथड है ये कि इस क्वेश्चन में देखो हम सीधा जज कर पा रहे थे, लेकिन अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन आती है, कहीं कन्फ्यूजन आता है, तो जो जेन्युइन मेथड होता है वो यही है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करो और उससे फिर निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर्स टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल क्या है, एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको साइडों से काटा ऐसे करके और इसको फोल्ड कर दिया। ये सारे स्क्वायर पीस मैंने निकाल दिए जो साइडों से काटे, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह से पेपर इस शेप में मिल गया ना हमें, ये ऐसा ऐसा यहाँ से, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे ना, एक बॉक्स बन जाएगा वो, समझ रहे हो। अगर ये हिस्सा हट जाएगा तो मेरे पास एक तरह से इस शेप में अभी पेपर मिल गया,
इस, हाँ उस जैसा, हॉस्पिटल के साइन जैसा, प्लस जैसा मिला ये। अब इसको अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, चारों तरफ से फ्लैप आ जाएंगे, तो एक तरह से हमारे पास ओपन बॉक्स बन जाएगा कि नहीं। और जब मैं ओपन बॉक्स बना रहा हूँ तो ओपन बॉक्स बनाते हुए ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने काटा था, ये हाइट बन रही है कि नहीं, ये हाइट बन रही है। और इतनी हाइट है, अगर ये पहले 18 था तो ध्यान से देखो 18 में से h इधर और h इधर, एक काम करते हैं इसको x नाम रख लेते हैं भैया। तो x इधर से माइनस हुआ, x इधर से माइनस हुआ, तो मेरे पास ये बीच में 18 माइनस 2x बना कि नहीं। सेम यहाँ पे 18 माइनस 2x यहाँ बना। तो बॉक्स की मेरी लेंथ क्या बन गई, 18 माइनस 2x, ब्रेथ क्या बन गई, 18 माइनस 2x, और हाइट क्या बन गई, x बन गई। ये ठीक है। अब इन्होंने बोला इज टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स फ्रॉम द बॉक्स। वॉट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो हमें एक तरह से x निकालना है कि कितना स्क्वायर की साइड काटनी है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम है, तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, LBH 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, यही हुआ, बन गया। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। हम क्या करेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वाला फंडा लगाएंगे। इस फंक्शन का करेंगे पहले डेरिवेटिव, इक्वल्स टू करेंगे 0, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा और वहाँ से हमारा आंसर पहुँच जाएगा। dv बाई डी कर लेते हैं, dv बाई डी किया, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं बच्चा। x को रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर को रखा, x का किया 1। डन है ये बेटा, प्रोडक्ट रूल करा है तो माइनस 2x का माइनस 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 4x टाइम्स 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। किसी को परेशानी, एक काम करते हैं 18 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बच गया माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x। डन, 18 माइनस 2x, और यहाँ क्या बन गया हमारे पास, 18 माइनस 6x। डन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, इस 18 में से 2 कॉमन आएगा तो 9 माइनस x, इस 18 में से 2 आएगा तो 9 माइनस 3x, और ये 2 और 2 4 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये dv बाई डी आया है, इसको इक्वल्स टू 0 करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो जब मैं इक्वल्स टू 0 करूँगा, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 3 आ रही है कि नहीं, दिख रहा है। एक बार 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, और 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9 बाई 3, दैट इज 3। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। जब मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किया, इसी वाले का निकाल देते हैं प्रोडक्ट रूल से, है ना। तो प्रोडक्ट रूल से जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, 4 तो कांस्टेंट है, साथ में रखते हैं। 9 माइनस एक्स को रखा, दूसरे वाले का किया तो कितना आया बच्चा, -3, प्लस 9 माइनस 3x को रखा, 4 बाहर रख लेते हैं सारे के, 9 माइनस इसका आ गया -1। किसी को परेशानी, तो 4 टाइम्स 9 माइनस माइनस कितना बन गया ये। अब एक चीज़ देखो, सारी चीज़ देखते हैं, काम करते हैं, इसमें से नेगेटिव पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। दिख रहा है, मैं अगर जो माइनस बाहर निकाल लेता तो यहाँ -4 आ गया, तो अंदर क्या बचा, 9 3 27 माइनस 3x, ठीक है, और माइनस मेरा बाहर चला गया था तो ये तो माइनस ख़त्म ही हो गया, ये बच गया प्लस 9 माइनस 3x। किसी को परेशानी, तो ये आ गया -4 27 प्लस 9 कितना आ गया बच्चा, 36 माइनस 6x। ऐसा कुछ आ गया हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मैं काम करता हूँ, फिलहाल के लिए f डबल डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, f डबल डैश ऑफ x आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है, 9 और 3। जब मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू 9 डाली, तो देखो -4 इंटू 36 माइनस 6 इंटू 9 कितना आएगा, 54। 36 में से 54 नेगेटिव, -4 के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके। तो जब पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। यही होता है ना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में उल्टा होता है। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो x इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा,
और अगर नेगेटिव आती है इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ। तो -4 × 36 -6 × 3, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। 36 में से 18 जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 18 इंटू -4 क्या आया? <0। नेगेटिव वैल्यू आ गई, <0 आ गई, मतलब x = 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। इसका मतलब हमें जो वैल्यू, जितनी x की वैल्यू काटनी थी वो हमारे पास निकल गई। इन्होंने अब इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बोली है, बस इन्होंने यही बोला था, वॉल्यूम फाइंड करने को नहीं बोला है। अगर वॉल्यूम फाइंड करने को बोला होता तो यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते 3। क्लियर है ये? तो मैक्सिमम वैल्यू जो 3 की हमें काटनी है वो हमारे पास क्या आएगी? x = 3 आंसर आ गया। किसी को परेशानी? डन। देखो इस क्वेश्चन का एक और तरीका क्या था कि हमारे पास x की वैल्यू 9 और 3 आई है। मैं डबल ऑर्डर टेस्ट करता ही ना। कैसे देखता कि अगर मैं x की वैल्यू 9 डाल दूंगा तो मेरे पास बाकी की दो साइड्स देखो क्या आएंगे, 18 माइनस होके तो ये तो 0 और 0 आ जाती, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं थी। एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी मतलब ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो सिर्फ x = 3 एक ऐसी वैल्यू थी जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता। क्वेश्चन ने खुद हमें बोला था मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। पर इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे कंसीडर कर रहे हैं, मिनिमम के लिए हम कैसे दिखाएंगे। फिर समझ रहे हो मिनिमम वैल्यू क्यों? अब मेरे को पता है मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है किसी भी की, है ना, वॉल्यूम नेगेटिव में तो जा नहीं सकती है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? 9 पे। तो जो बच गया दूसरा उस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? तो या तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना पड़ेगा या फिर सीधा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर दो, उससे आंसर जस्टिफाइड। यहाँ हमारे पास बच्चे 19th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 19th क्वेश्चन है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? फिक्स्ड सर्कल। इस चीज़ पे ध्यान दो। फिक्स सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चा? कि यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस के लिए जिस सर्कल को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, उसका रेडियस हम मान सकते हैं। इसका रेडियस मतलब कांस्टेंट की तरह गिवन है ये। अगर हमें बोला गया ना यहाँ पे कि फिक्स्ड सर्कल है, मतलब उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। एंड इसने बोला है ऑल द रेक्टेंगल्स द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ अपना। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने। इस रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ आ गई है, ये ब्रेथ आ गई है। डन। अब एक बात बताओ बच्चे, जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का वो हमेशा सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, डायगोनल हमेशा सेंटर से जाएगा। रीज़न क्या है? हमें पता है कि इसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चे? 90 डिग्री का। और एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, मतलब डायमीटर के ऊपर ही एंगल बनेगा। तो दो डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा सेंटर पे करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है अपना? यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे ये? अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज पकड़ो। इन्होंने बोला शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब यहाँ एरिया क्या है? एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। पर ये तो दोनों ही वेरिएबल चीज़ें है ना। टू प्रूफ क्या होगा? एल और बी अगर इक्वल हो जाएंगे स्क्वायर तभी प्रूव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एल और बी को इस 2r के साथ में रिलेट करा देता हूँ, तो सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा हमारे पास। होगा कि नहीं? अगर मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, पाइथागोरस लगा दिया मैंने, किसी को इसमें परेशानी? तो यहाँ पे मेरे पास 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया। ये इसका स्क्वायर रूट कर दिया, एल की वैल्यू आ गई बी की टर्म्स में। किसी को दिक्कत? अब हमारे पास एरिया को ही मैक्सिमम प्रूफ करना था, तो फंक्शन तो आ गया कि एरिया ही है। तो a इज इक्वल टू एल की वैल्यू डाल देते हैं 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। किसी को परेशानी? बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करते हैं, da/db, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू b हम डेरिवेटिव कर देते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? डेरिवेटिव करो बच्चा, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रखा, b का किया 1 प्लस b को रखा 4r स्क्वायर का आएगा तो क्या आएगा? पावर रूल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। और माइनस बी स्क्वायर का क्या आएगा? -2b।
ऐसा बन गया, माइनस ये 2 से 2 कट गया, माइनस रह गया ऊपर। तो हमारे पास आ गया है, अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो क्या आएगा बच्चा, 4r² माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस बी स्क्वायर। किसी को परेशानी? ये निकल गया 4r² माइनस 2b²। डन है बच्चा? ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया 4r² माइनस b²। डन। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है da/db को इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर दूं मैं। जब मैं 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा डिनोमिनेटर तो उधर जाके ख़त्म, स्क्वायर रूट ख़त्म, तो 4r² माइनस 2b² आ गया। तो इक्वल्स टू 0 किया तो 2r² इज इक्वल टू b² और वी कैन से b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर। निकल गया ये। और यही वैल्यू अगर अब मैं लेंथ वाले रिलेशन में डाल दूं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम है तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये मैं डालूंगा। अगर मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये मैं वैल्यू डालूंगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जानी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया मैक्सिमम है तो इसी वैल्यू पे, ये क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला है तो इसी वैल्यू पे वो नेगेटिव आ रहा होगा। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक ही वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ एल के अंदर। सब्सटीट्यूट करो ज़रा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस b² और b² की वैल्यू 2r² थी। सॉल्व हुआ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2r आ गया। तो यहाँ से l और b इक्वल आ गया, मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, वो जो रेक्टेंगल है वो क्या बन गया, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर बेसिकली। तो हमारे पास अगर मैक्सिमम एरिया का, ये ठीक है बच्चा, इससे हमारे पास प्रूफ क्या हो गया कि जो हमारा गिवन फिगर है, मान लो ABCD इसका नाम रखा होता, इट इज़ अ स्क्वायर। समझ में आ गई है बच्चा बात? तो देखो इसमें कंसेप्ट समझोगे तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि फंक्शन किसको चूज़ करें। दूसरा हमें ये करना होता है कि सारे उस फंक्शन के रिलेशन में जो भी फॉर्मूला बनता है उसको सिंगल वेरिएबल में ले आओ और उस सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, इक्वेट करो 0 के साथ, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और वही क्रिटिकल पॉइंट हमारे गिवन कंडीशन को खुद सेटिस्फाई करता होता है। डन है? हमारे पास क्वेश्चन में है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो हमारे पास यहाँ एक चीज़ क्लियर दिख रही है बच्चा, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जो चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम होती है वो हमारा फंक्शन बन जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। तो हमें क्या बोला गया है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। तो हमारे पास क्या गिवन है, इन्होंने बोला क्या है, दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। ये हमारे पास हाइट आ गया, ये हमारे पास डायमीटर आ गया। इसको 2r ले लेते हैं डायमीटर को, वही ट्वाइस ऑफ रेडियस जो हो गया, रेडियस r आ गया अपने पास। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, अब सरफेस हमें गिवन है और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम रखनी है। अब देखो गिवन सरफेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें गिवन है उस गिवन को हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इसका सरफेस एरिया क्या होएगा बच्चा, 2πr/h, है ना, और टोटल सरफेस एरिया होगा तो 2πr² उसमें ऐड हो जाता है ऊपर और नीचे का। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, 2πr टाइम्स h + r। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। और हमारा फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम के टर्म्स में। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, पाई r²h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब यहाँ से डेरिवेटिव शुरू करना है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है r और h। मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये गिवन रिलेशन है इससे r और h को किसी एक की टर्म्स में ले आना है और दूसरे में ये जो फंक्शन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ताकि हमारा गिवन फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो सके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से r और h में से या तो h को r के साथ क्या करें, शिफ्ट करें, कन्वर्ट करें। रुको, s की टर्म्स में लिखते हैं पहले। तो क्या बनेगा, s/2πr इज इक्वल टू h + r, या h को मैं क्या लिख सकता हूँ, h कैन बी रिटन एज s/2πr - r, ऐसा लिख सकता हूँ h को r की टर्म्स में। और ये वैल्यू मैं यहाँ वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में पुट कर दूँ, πr²
टाइम्स एच दैट इज एस माइनस 2 पाई आर माइनस आर। डन है, किसी को परेशानी इसमें? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, पाई बाय आर स्क्वेयर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। डन है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ब्रैकेट ओपन भी कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव तो करना ही आसान रहेगा। तो होएगा हमारे पास एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 2। डन है, ये हमारे पास वॉल्यूम बन गई है अब किसके अंदर? सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल आर के अंदर। ठीक है ना। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा? डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे, डी बाई डी आर जो सिंगल वेरिएबल रह गया उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो जब डेरिवेटिव करेंगे 1/2 तो बाहर ही रहेगा, अंदर डेरिवेटिव हुआ तो एस माइनस एस आर का आर का डेरिवेटिव 1, कोफिशिएंट एस था उसका आ गया, माइनस इसका आएगा 2 पाई एज इट इज़ 3r स्क्वेयर। डन है, किसी को परेशानी? निकल गया। ये हमारे पास आ गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमारा अगला टारगेट क्या होता है? डी बाई डी आर को इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है। तो हम एस माइनस 2 पाई 3r स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 2 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो ये आएगा एस माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और वी कैन से एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर। किसी को परेशानी? ये एस की वैल्यू आ गई है। अब एस की वैल्यू ये आई है तो मैं एच के अंदर एस वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं। तो मेरे पास अब देखो, मैं इसके आगे कुछ और प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों? इन्होंने खुद ही बोला है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम है और मेरे पास भी सिर्फ एक ही वैल्यू आई है ना। तो मैं उसी को एक ही के बेसिस पे यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू डालो बच्चे एच के अंदर, सब्सटीट्यूट करो ज़रा। एच क्या निकला है? एस अपॉन एस की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर माइनस आर। डन। तो पाई से पाई कट गया, 1 ज़र 3 ज़र, आर से स्क्वेयर कट गया तो कितना है? 3r माइनस आर। तो एच की वैल्यू कितने निकल गई? 2r विच इज़ इक्वल टू डायमीटर। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था ना हमें। क्या था? दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। डन। यहाँ से हमारे पास वो प्रूफ आ गया। क्लियर है? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर अगर मैं ये वैल्यू डालूंगा भी, इन केस अगर मेरे को डाल के चेक करना होता तो मैं क्या करता? इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता और उसके अंदर अगर मैं मान लो इसको डबल डैश आर लिख रहा हूँ तो इसके अंदर मैं आर और एच की वैल्यू इस फॉर्म में डालूंगा तो हमेशा हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने बोला मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वो हमेशा आएगी ही आएगी नेगेटिव। तो उससे हमारा वो प्रूफ भी हो जाएगा अगर हमें करना होता, पर इसमें ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम है और एक ही वैल्यू निकल रही है, तो इसका मतलब वही एक अकेला पॉइंट है जो उसे सेटिस्फाई कर रहा था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2। सेमी वर्टिकल एंगल समझ में आता है बच्चे क्या होता है? हमारे पास कोन पता है सबको कैसा होता है। ये हमारे पास कोन है और ये इसका बेस आ गया नीचे सर्कुलर शेप का। ठीक है, डन। तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है बच्चे हमारे पास? जो ऊपर वाला एंगल होता है ना, ये एंगल, इसका हाफ, सेमी का मतलब आधा हो गया। तो सेमी वर्टिकल एंगल में हमारे पास मुझे ये जो एंगल है, ये मैं हाफ इसको कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल, ये मुझे प्रूफ करना है कि इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है बच्चा क्वेश्चन में? मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या? वॉल्यूम हमारे पास क्या बन गया? फंक्शन बन गया। अब और गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी है बच्चा? गिवन स्लांट हाइट L, नाम रख लेते हैं L, मतलब ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया बच्चा R आ गया रेडियस, H हो गया हाइट। कोई परेशानी? अब देखो मेरे पास ना R और H को रिलेट कराने के लिए, पहली बात तो देखो अगर मैं R और H को रिलेट कराना चाहता हूँ तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R², पाइथागोरस, सीधा है।
तो एक सिंगल वेरिएबल में तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। मान लो मेरे को r को लिखना है तो एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अंडर द रूट लिख सकता हूँ ये, है ना। अब मेरे को जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या बनेगा, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा था वहाँ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये थी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यू डाल दो 1/3 पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या डलेगी, एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इंटू एच, ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास, है ना। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, डेरिवेटिव कर देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो dv/dh कर देते हैं 1/3 पाई एज इट इज़। एक काम करते हैं, पहले इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेरिवेटिव आसान होगा, वरना u लगाना पड़ेगा, एल स्क्वेयर एच माइनस एच क्यूब इंटू पाई/3, ऐसा लिख लूँ। तो अब मैं जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो बच्चे कितना आएगा, h का डेरिवेटिव 1 एल स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर। किसी को परेशानी इसमें? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, dv/dh को इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे, ठीक है। जब मैं 0 इक्वेट करूँगा तो 1/3 पाई एल स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर को मैंने इक्वल्स टू 0 किया, तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3h स्क्वेयर आया कि नहीं, l इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3h, निकल गया ये। या मैं l/h इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 लिख लूँ, कोई परेशानी? अब ज़रा इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान दो, दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये वाला अपना थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मान लो इसका नाम रख लेते हैं AOB। इन ट्रायंगल AOB tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आएगा r, बेस क्या आएगा h, यही आएगा। मेरे पास l/h का रेशियो है, l/h का रेशियो, और मुझे प्रूफ किसके टर्म में करना है, tan की टर्म्स में। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से पंगे लूँ कि मैं किसी तरीके से l/h जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय कुछ की टर्म्स में है ना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस की टर्म में आ गया, या तो मैं इसको tan की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, या मैं एक सिंपल काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे को h की जगह मैं r को निकाल के देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे सीधा r/h चाहिए ना, तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास देखो ज़रा h कितना निकल गया है, l है √3h, तो मैं यहाँ r की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस l की जगह क्या डलेगा, सॉरी l की जगह डलेगा √3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h। आया कि नहीं है, r की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो, r की वैल्यू क्या है, √2h बाई h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है, डन। यहाँ क्वेश्चन में है, अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5। ये जो मैंने अल्फा लिख दिया है, ये डायग्राम ऑलरेडी बना लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, tan इनवर्स 0.5। वाटर इज poured into it at the constant rate of 5 cubic meter per hour। ये हमारे पास जो है वाटर इज poured into it, find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter। क्वेश्चन समझ में आया, जिस टाइम पे पानी की डेप्थ 4 मीटर है, when the depth of the water in the tank is 4 meter, उस वक्त we have to find out the rate at which the level of the water is rising। मतलब dh/dt निकालनी है एक तरह से, यही निकालना है किस लेवल पे पानी ऊपर आता जा रहा है, जिस वक्त हमारी जो डेप्थ है, अगर मैं डेप्थ को ही h मान लूँ तो h हमारे पास 4 मीटर हुआ, वही हुई हाइट ऑफ द वाटर, या डेप्थ लगा लो उसे या हाइट लगा लो, सेम ही बात रहने वाली है। कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन ने बोला क्या है। अब देखो एक एक करके ना वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक लाइन के साथ जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं। गिवन क्या है, वाटर टैंक है, शेप है, वो सब हमें गिवन है, tan इनवर्स 0.5 हमें गिवन है। देखो बच्चा
अगर मुझे सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, tan इनवर्स 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और ये जो है ये गिवन है, मतलब tan इनवर्स 0.5 थीटा की वैल्यू, और वी कैन कंक्लूड दैट tan थीटा और अल्फा, हाँ मैंने अल्फा लिख लिया, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये मैं इसकी तरह कंसीडर कर सकता हूँ। अगर किसी भी सिचुएशन में मैं लूँगा, चाहे मैं इस छोटे ट्रायंगल के लिए कंसीडर कर लूँ, देखो चाहे मैं यहाँ से अगर एक ट्रायंगल बनाता हूँ इस छोटे ट्रायंगल के लिए कंसीडर कर लूँ, या मैं एक बड़े ट्रायंगल के लिए कंसीडर कर लूँ जो ऊपर वाले के लिए बन जाएगा, जैसे ये वाला अगर मुझे बनाना है, तो दोनों ही केसेस में, मान लो मैंने इसका बना दिया ये वाला, या इस ट्रायंगल के लिए, दोनों ही केसेस में इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी tan अल्फा की वैल्यू का रेशियो तो सेम ही रहा, मतलब वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो तो सेम रहने वाला है कि नहीं, है ना, चाहे मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूं चाहे मैं उस वाले ट्रायंगल को, तो दोनों केसेस में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमारे पास सेम रहने वाला है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी गिवन कंडीशन में हाइट और रेडियस का रेशियो हमारे पास 1/2 गिवन है। एक रिलेशन ये मिल गया मेरे को, मिला कि नहीं? तो इसमें हाइट क्या है, मतलब एक तरह से हमारे पास आ गया है r, और h का रेशियो हमारे पास 1/2 गिवन है ना, ये आ गया। तो r ट्वाइस ऑफ r कैन बी टेकन एज h। पहली चीज़ इस लाइन से मिल गई, यहाँ तक आते आते। ना वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट कांस्टेंट रेट, पानी उसके अंदर डाला जा रहा है, मतलब वॉल्यूम ऐड हो रही है। तो वॉल्यूम किस हिसाब से, क्यूबिक मीटर पर आवर, यूनिट ये क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5 मीटर क्यूब पर आवर। किसी को दिक्कत है इसमें? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारे पास गिवन है कि नहीं, ये गिवन है। आगे फाइंड द रेट एट विच, वो तो चलो हमें पता चल गया, हमें निकालना क्या है, रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर राइजेज व्हेन डेप्थ इज 4 मीटर। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन के अंदर, एक एक लाइन के हिसाब से चीज़ें पकड़ में आती गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चा, हमारे पास dv/dt गिवन है, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को आता है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, 1/3 πr²h। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास h की वैल्यू, मतलब मैं चाहे r को h के टर्म्स में लिख लूँ या h को r के टर्म्स में, किसी एक वेरिएबल को हटाना है, तो मैंने उसको क्या किया, h के टर्म्स में लिख लिया। तुम जैसे मर्जी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहने वाला है। 1/3 πr को मैंने क्या लिख लिया, h/2 का होल स्क्वायर टाइम्स h। तो ये कितना निकल गया बच्चा, πh³ 12। 2 का स्क्वायर भी हो गया ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से 12। किसी को इसमें परेशानी? ये हमारे पास h की टर्म्स में आ गया। अब मैंने h की टर्म्स में रखा क्यों, क्योंकि मुझे निकालना भी dh/dt है, तो करके मैंने कि आगे वाली स्टेप में वरना चेंज करना पड़ता है, इसलिए h की टर्म्स में रख लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा, डेरिवेटिव करो इसका। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया dv/dh, तो क्या निकलेगा, π/12 कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये हुआ बच्चे, डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आ रहा है, 3h²। पर यहाँ हमें पता है जब पानी पोर होगा तो हाइट भी चेंज होती रहेगी, तो हाइट वेरिएबल है, तो dh, और सॉरी यहाँ ना टाइम के रिस्पेक्ट में है बच्चा, dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम था ना, तो यहाँ पे dh/dt आ गया। डन है। और हमें dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी कितना गिवन है, 5 मीटर क्यूब पर आवर, तो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर आवर, ये गिवन है अपने पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, dh/dt निकालना है मुझे। dh/dt इज इक्वल टू 5 × 12, है ना, एक सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो ये आ गया 5 × 4 डिवाइडेड बाय πh²। डन। 5 4 ज़ार 20, पाई की वैल्यू 22/7, h हमारे पास कितना गिवन है, 4, तो ये 4 × 4 आ गया। सॉल्व कर लोगे, अब इसे करो, कैलकुलेशन निकालो बच्चे, इसको पूरा सॉल्व करके आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 35/88, 35/88 मीटर पर आवर। ये क्लियर है बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया।